हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पुष्पा का बुखार अभी आशिका की खोपड़ी से क्या हटा कि उसकी सास सुजाता को भी पुष्पा का नशा हो गया। आशिका हॉल में झाड़ू लगा रही थी, तभी टीवी पर पुष्पा फिल्म देख रही सुजाता से वो कहती है, सासू माँ, ओ सासू माँ, पैर उठाओ, मुझे सोफे के नीचे झाड़ू लगानी है। ए, काम पे ध्यान देने का, टांग पे नहीं। और मैं अपना पैर उठाएगी नहीं साला। सासू माँ, पैर उठाओगी नहीं तो जरा सा सरक जाओ, मैं साइड से कचरा निकाल लूंगी। आशिका के इतना कहने पर सुजाता उसके पास आकर उसे घूरने लगती है। आशिका डर के मारे पीछे हो जाती है। तभी सुजाता बिल्कुल पुष्पा राज की तरह अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए वहाँ से चली जाती है और आशिका गहरी सांस लेते हुए कहती है, इनकी खोपड़ी में तो बड़ा लोचा है, इनकी हरकतें तो मुझसे भी 4 गुना आगे हैं। एक पल को तो मैं डर ही गई थी कि इतने करीब आकर गालों पे एक धर के न चली जाए। इतना कहकर आशिका दोबारा झाड़ू लगाने लगती है। शाम को जब नमन ऑफिस से घर लौट रहा होता है तो देखता है कि गली में सुजाता और बगल वाली तिवारी आपस में बातें करते हुए कहते हैं, सुजाता जी, मेरा मिजाज आपको अच्छा लगा ना? जा, छी छी, क्यों अच्छा लगेगा? तो फिर आपने मुझे देखा क्यों? मैं तुझे देख नहीं रही थी तो तू कावरा बावरा हो रहा था ना, इसलिए। हे भगवान, खुलेआम आशिकी चल रही है मोहल्ले में। इस तिवारी के तेवर कुछ ज्यादा ही मचल रहे हैं। मेरी माँ पर लाइन मारता है, अभी बताता हूँ इसको तो। इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ पहुँचता है और तिवारी का कॉलर पकड़कर कहता है, क्यों बे तिवारी, तेरे घर में नहीं है क्या नारी? एक उल्टे हाथ का घूंसा खाएगा ना तो यही निकल जाएगी तेरी आशिकी सारी। हाय हाय नालायक, ये क्या कर रहा है? छोड़ तिवारी जी को। माँ, आपको छेड़ने वाले इंसान को मैं नहीं छोड़ने वाला। छोड़ इसको, सुजाता है मैं, सूट डालेगी तेरे को। अरे नमन बेटा, मैं तो सुजाता जी को बता रहा था कि मैंने भी पुष्पा फिल्म देख ली है। हाँ, नाच पीटे और उसी का रोमांटिक डायलॉग बोल रहे थे हम। ये बात सुनकर नमन तिवारी का कॉलर छोड़ देता है और सुजाता के साथ अंदर चला जाता है। रात को खाना खाने के बाद नमन आशिका से कहता है, ये माँ को क्या होता जा रहा है आशिका? सासू माँ को कुछ नहीं हो रहा, बल्कि वो सुजाता से पुष्पा हो रही है। अरे मैंने थोड़ा मजाक क्या कर दिया तुम्हारी माँ के साथ, वो तो बात बात पर पुष्पा का डायलॉग चिपका के निकल जाती है। अरे वो सब छोड़ो, आज गली में वो तिवारी भी पुष्पा बना हुआ था और माँ श्रीवल्ली, दोनों बतिया रहे थे। मुझे आई गुस्सा, मैंने तिवारी को पकड़ लिया। तभी माँ कहती, सुजाता है, मैं सूट डालेगी तेरे को। ये लो, अब यही रह गया था, सुजाता अपने सुपूत को पुष्पा के स्टाइल में सूते। तुम बड़े ठहाके लगा रही हो, सो जाओ, मुझे सुबह उठना भी होता है। अरे तो मैं कौन सा बैठ के माता का जगराता कर रही हूँ जो आपको नींद नहीं आएगी, बताओ। इतना कहकर आशिका लाइट्स बंद कर देती है और दोनों सो जाते हैं। अगले दिन आशिका किचन में नाश्ता बना रही होती है। तभी उसकी सास वहाँ मेकअप किए बढ़िया सी साड़ी पहनकर आती है और कहती है, बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ तो मेरी चाय बाद में ही बनाइयो। ओ सासू माँ, क्या बात है, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम होकर मंदिर जा रही है? सफेद बाल देख के बुढ़िया समझी क्या? अभी मैं जवान है, जवान। ये डायलॉग मारते हुए सुजाता फिर से अपनी गर्दन पर हाथ फेरती है, जिसके चक्कर में उसकी गर्दन में झटका आ जाता है और उसकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है। तभी वो दर्द भरी आवाज में कहती है, हाय दैया, गर्दन लचक गई रे। ओहो हो, अब कहाँ गई आपकी जवानी? अरे ओ, हंस क्या रही है? मेरी गर्दन सीधी नहीं हो रही बहू, अरे मरी जा रही है, कहीं सुन तो सही। सासू माँ, मैं अब नहीं सुनूंगी। सास को पुष्पा की एक्टिंग कर गर्दन का दर्द मिलता है, जिसके बाद वो पुष्पा का पीछा छोड़ देती है। कुछ दिन में उसकी टेढ़ी गर्दन भी सीधी हो जाती है। समय बीतता है, सब ठीक चल रहा होता है। तभी एक दिन किचन में काम करते हुए आशिका के कानों में पुष्पा फिल्म का एक गाना बजता है, जिसे सुनकर आशिका मटकने लगती है। तभी नमन ऑफिस से लौटता है और आशिका को आवाज देता है, लेकिन गाने की धुन में मगन आशिका नहीं सुनती। तो वो किचन में आकर कहता है, यार जानू, मैं तुम्हें कब से आवाज दे रहा हूँ, कहाँ खोई हो तुम? तू जानो मानो जो कहता है, बीवी तेरी हूँ, लगता हूँ समय। लगता है क्या? तुम हो मेरी बीवी और ये मैं
सामे सामे जो कहते हो मर्द मेरा तो लगता है सामे। ओहो आशिका, अब तुम पुष्पा से श्रीवल्ली बन गई क्या? माँ किचन में आओ। नमन की आवाज सुन सुजाता किचन में आती है और आशिका को ऐसे मटकते देखकर कहती है, हाय हाय, इसके मटकने पर इतना क्यों चिल्ला रहा है तू? और ये क्या गा रही है? आजा सामे, बलम सामे, परम सामे। अरे सामने ही तो खड़ी हूँ तेरे, और काम के टाइम पर क्या कमर लचका रही है? सीधी खड़ी हो। ओहो सासू माँ, कितना मस्त गाना बज रहा था। आप लोग ना ठीक से नाचने भी नहीं देते, कसम से। पुष्पा मूवी एकदम फायर है, फायर। ओ फायर वाली, अभी चूल्हे में आग लगाकर खाना पका ले, वरना मैं तुझे पका दूंगी। और तू क्या बार बार पर चिल्ला पड़ता है? चल बाहर। इतना कहकर सुजाता और नमन वहाँ से चले जाते हैं। वो गाना सुन आशिका के अंदर का पुष्पा कीड़ा मचलने लगता है। फिर क्या था, अब तक आशिका घर में पुष्पा बनी फिरती थी, अब वो गली मोहल्ले में भी अपना टैलेंट दिखाने लगती है। एक बार की बात है, जब उसकी पड़ोसन मधु सामान लेकर आ रही होती है, तो वो आशिका के मुंह में बीड़ी जैसा कुछ देखकर कहती है, अरे सुजाता की बहू, तूने बीड़ी फूकना कब से चालू कर दिया? ए बुढ़िया, मुंह में लकड़ी देख के बीड़ी समझी क्या? ये बीड़ी नहीं, बीड़ा है। हाय दैया, बुढ़िया होगी तेरी सास। कैसी बदतमीज होती जा रही है ये आजकल की बहुएं। शर्म लिहाज है कि नहीं? रुक तेरी सास को अभी बुलाती हूँ। सुजाता, अरे ओ सुजाता, कहाँ है? पड़ोसन की आवाज सुनकर सुजाता बाहर आकर कहती है, क्यों मधु, क्यों काय काय कर रही है? अरे संभाल अपनी बहू की जुबान को, मुझे बुढ़िया कहकर बुला रही है। बहू, ऐसे बात करते हैं क्या बड़ों से? चल माफी मांग। सासू माँ, कितनी बार बोलूं, मैं झुकेगी नहीं साला। अरे नासपीटी, कानों में खराबी है क्या तेरे? झुकने को कौन कह रहा है तुझे? बस रहने दे सुजाता, इस जन्म में तो माफी मांगने से रही है। तू तो बस अपनी इस पुष्पा, मेरा मतलब बहू को काबू में रख। इतना कहकर मधु मुंह बनाती हुई वहाँ से चली जाती है और आशिका पुष्पा स्टाइल में मुंह से बीड़ी निकालते हुए बाहर फेंककर अंदर चली जाती है। बहू की पुष्पा हरकतों से परेशान सास को समझ नहीं आता कि अब इस बार अपनी बहू को लाइन पर कैसे लाए। वो इस बार सोच में पड़ी ही होती है कि तभी आशिका उसके करीब आकर अपने गले पर हाथ फेरती है। तभी सुजाता कहती है, अरे ओ पुष्पा की छठी औलाद, दिमाग की बत्ती जला। तू पुष्पा नहीं, सस्ती सड़क छाप पुष्पा है। तेरा ये हटेगी नहीं, झुकेगी नहीं, जाएगी नहीं, आएगी नहीं, सुन के मेरे दिमाग चलेगा नहीं, ये बोल रहा है। सुधर जा बहू, कसम से बहू, तूने एक बार और पुष्पा का डायलॉग बोलकर मेरी खोपड़ी गरम की ना। बहू बोल के बेचारी समझी क्या? हटेगी नहीं मैं साला। तो मैं ना कुछ सोचेगी ना कुछ समझेगी, बस सीधा तेरे को कूटेगी। हाँ आशिका, बस करो, मैंने माँ को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। सासू माँ, अब क्या है? ओ अंटा मैं सुधरेगी नहीं साला। इतना कहकर आशिका अपने कमरे की तरफ भाग जाती है और सुजाता उसके पीछे झाड़ू लेकर दौड़ती है। पूनम को खाने का बहुत शौक था। वो लोगों के घर जाकर कुछ ना कुछ खा पी कर आया करती थी। ऐसे ही एक दिन वो अपनी पड़ोसन शांति के घर चाट पकोड़े खा रही होती है। तभी उसको शांति बोलती है, पूनम, कब कर रही है तू अपने बेटे की शादी? इसी साल में कर दूंगी, लड़की तो पसंद आ गई है, बस अब सही मुहूर्त देखकर इसी साल में कर दूंगी शादी। सही है, फिर तो तेरी बहू तुझे कुछ न कुछ बनाकर खिलाया करेगी। और क्या, वही बनाया करेगी जो बनाना होगा। बाकी तो फोन जिंदाबाद, आजकल तो फोन में देखकर सब कुछ बना लिया करते हैं। तो तू भी फोन में देखकर बना लिया करना फिर। मैं बना तो लूं, लेकिन मुझे जोर आता है। दुनिया भर के बर्तन हो जाते हैं, उन्हें साफ कौन करे? जी तो तेरी भी बड़ी चटोरी है, बढ़िया बढ़िया खाना भी खाना है, लेकिन काम नहीं करना। यहाँ आकर बस मुझे ऑर्डर दिया कर। मेरे बेटे की शादी करके बहू ले आऊंगी ना, तब नहीं आया करूंगी। इतना बोलकर पूनम अपने घर आ जाती है और गुजरते समय के साथ पूनम की आदत और बिगड़ने लगती है। लेकिन अब वो अपने बेटे की शादी करवाने के लिए तारीख पक्की करवा लेती है और निक्की नाम की लड़की से अपने बेटे अमन की शादी की तैयारियां शुरू करती है। और शादी वाले दिन पूनम खाने की स्टॉल को देखकर बोलती है,
आज तो मैं जी भर के चाट पकोड़े खाऊंगी। तभी पूनम को उसकी पड़ोसन शांति आकर कहती है, चल फोटो खिंचवा ले, फिर ज्यादा भीड़ हो जाएगी और सब पूछ भी रहे हैं कि लड़के की माँ कहाँ है। पूछने दे, तू खिंचवा ले, मैं अभी कुछ खा पी कर आ रही हूँ। फोटो तो बाद में भी खिंच जाएगी, खाना खत्म हो जाएगा तो बाद में नहीं मिलेगा। तू जा, मैं भी चाट पकोड़े खा कर आती हूँ। हे भगवान, कितनी बड़ी चटोरी है, अपने बेटे की शादी में भी बस इसे खाने की पड़ी है। ऐसे ही पूनम शादी में जितने भी चाट पकोड़े थे उन सब को खाकर अपनी बेटी की शादी कराकर अपनी बहू घर ले आती है और शादी के अगले दिन सभी रिश्तेदारों के सामने बोलती है, खाने के लिए कुछ रखा है क्या? नहीं है तो बाहर से बहू के लिए कुछ मंगवा लेते हैं। ऐसा करो, घर में ही बना लो। गीता संगीता, तुम दोनों ही कुछ अच्छा सा अपनी भाभी के लिए बना दो। रिश्तेदारों की लड़कियों को काम पर लगवाकर पूनम अपनी चटोरी जीप के लिए खाने का इंतजाम करवा लेती है और खाना बनने के बाद खाकर आराम से बैठ जाती है। उस दिन सभी रिश्तेदार अपने घर लौट जाते हैं, जिसके बाद अगली सुबह पूनम अपनी नई नवेली बहू को बोलती है, बहू आज तेरी पहली रसोई है तो कुछ चटपटा सा बना ले। लेकिन मम्मी जी, पहली रसोई पर तो मीठा बनाया जाता है ना। तो क्या हुआ, हम कुछ चटपटा बनाकर अलग कर लेते हैं। क्या बात कर रहे हो मम्मी जी, मुझे तो वैसे ही चटपटी चीजें बड़ी पसंद है, अभी बना देती। अच्छा, तू भी कहीं मेरी तरह चटोरी तो नहीं है ना? अरे मम्मी जी, मुझे तो बहुत पसंद है बाहर का खाना। मैं खाने की भुक्कड़ हूँ, खाने को कभी मना नहीं करती और पीने की चीजों में कभी शर्म नहीं करी और बहुत सारी रेसिपीज तो मैं खुद ही बना लेती हूँ। खाने पीने में तो शर्म करनी भी नहीं चाहिए, और वैसे भी मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए थी जो अच्छा अच्छा खाना बनाकर खुद भी खाए और मुझे भी खिलाए। ऐसे ही गुजरते दिनों के साथ निक्की रोज कुछ चटपटा बनाती और दोनों चटोरी सास बहू मिलकर उसका स्वाद लेती। ऐसे ही एक सुबह पूनम अपनी बहू से बोलती है, निक्की बेटा, टिक्की बना ले हरी चटनी के साथ। मुंह में पानी आ गया टिक्की का नाम सुनते ही। माँ जी, आप ना आलू उबाल दो, तब तक मैं बाकी का काम कर लेती हूँ। कुछ देर में निक्की टिक्की बनाकर हरी चटनी के साथ लाती है, जिसके बाद दोनों चटोरी सास बहू टिक्की खाकर मिलकर घर के बाकी काम करती है, जैसे कि साफ सफाई और बाजार से सब्जी लाना। कुछ दिनों में दोनों सास बहू घर के खाने से ऊब कर बाहर खाने की सोचते हैं और बाहर निकलते ही गोलगप्पे वाले की रेड़ी को देखकर निक्की बोलती है, माँ जी, गोलगप्पे वाला, चलो चलते हैं। मेरे मुंह में तो नाम से ही पानी आ रहा है। पानी तो एकदम फीका है। माँ जी, मजा भी नहीं आया, पैसे खराब हो गए। चल बहू, शांति के घर चलते हैं, वो कुछ बना कर खिलाएगी। पूनम अपनी बहू को शांति के घर ले जाती है, जहाँ शांति पहली बार बहू के आने पर भटूरे बना कर ले आती है। सभी खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं, जहाँ दोनों सास बहू जल्दी जल्दी बहुत सारे छोले भटूरे खा लेती है। दोनों का पेट एकदम भरा होता है, फिर भी दोनों भटूरे खाना बंद नहीं करती। ये देखकर शांति मन में बोलती है, हाय हाय, कैसे हफ्सियों की तरह खाए जा रही हैं सास बहू, जैसे कभी खाने को मिलता ही ना हो। इनको देखकर तो ऐसा लग रहा है जिंदगी में पहली बार छोले भटूरे खाए हों। पता नहीं कितना बड़ा पेट है, खाती रहती हैं, मना भी नहीं करती किसी चीज के लिए कभी। बस आने दो आने दो, गुब्बारे के जैसे पेट फूल जाता है फिर भी खाती रहती हैं। पूनम तो चटोरी थी ही और बहू भी इसे चटोरी ही मिल गई है। मजा आ गया शांति, तूने तो भटूरे बहुत अच्छे बनाए हैं। कल तू भी भटूरे बनाइयो बहू, ऐसे ही। अब बस एक कप चाय और मिल जाती तो मजा आ जाता। पूनम के इतना बोलने पर शांति चाय बना कर ले आती है। तभी पूनम बोलती है, चल शांति, अब हम चलते हैं। अरे चाय तो पीती जाओ। नहीं नहीं, अभी नहीं, फिर और कभी, कल वाला कर पी लेंगे। कल तक तो खराब हो जाएगी, मैंने बना ली है तो पी कर जाओ। तू इतना बोल ही रही है तो पी लेते हैं, लेकिन ये मत सोचियो कि कल नहीं आऊंगी चाय नाश्ता करने। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चाय नाश्ता क्या, तू तो यहाँ रहने आ जा। मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों में स्टॉल लगा लूँ, कम से कम मेरी मोटी कमाई तो होगी। क्यों पूनम, आएगी ना अपनी बहू के साथ मेरी दुकान पर? हाँ हाँ, क्यों नहीं आएंगे। चल अब हम चलते हैं, देर हो चुकी है काफी। पूनम और उसकी बहू घर चले जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। दोनों सास बहू इतनी भुक्कड़ और चटोरी औरतें थी
कि वो बिना किसी शर्म के किसी के भी घर जाकर खाना खाने लगती। ऐसे ही वो दोनों वक्त गुजरने के साथ फिर से एक दिन शांति के घर चली जाती हैं। जिसके बाद पूनम बोलती है, अरे शांति, तेरे हाथ की शाही पनीर और नान खाने का मन कर रहा था, आज वही बना ले, हम तो वही खाकर जाएंगे। हाँ हाँ, भंडारा लग रहा है ना, पनीर लाकर इन शहजादियों के लिए शाही पनीर बनाओ। ऐसा करते हैं, आज तेरे घर ही चलते हैं, बहू के हाथ का खाना खाना है मुझे, देखूं तो सही कैसा बनाती है बहू। हाँ तो वहाँ चल ले, वहाँ चलकर बना लेते हैं, उसमें क्या, निक्की बनाकर खिला देगी। शांति अपना खर्चा बचाने के लिए पूनम और उसकी बहू को उनके घर ही ले जाती है। जिसके बाद निक्की रसोई में जाकर शाही पनीर और नान बना कर ले आती है और खुद भी उन दोनों के साथ टेबल पर बैठ जाती है और दोनों सास बहू मजे से सारे नान और शाही पनीर खाकर बैठ जाती है और शांति को एक बार भी नहीं पूछती। ये देखकर शांति मन में बोलती है, बताओ, मैं सामने बैठी और इन्होंने मुझे एक बार भी नहीं पूछा, मेरे घर आकर तो ऐसे ऑर्डर देती हैं। चटोरी सास बहू, पूनम क्या कम थी जो उसकी बहू भी उसके जैसी ही निकली, इससे अच्छा तो मैं अपने ही घर रहती। जा रही हूँ मैं। अरे शांति, कहाँ जा रही है, चाय तो पीती जा। तुम अपना ही भर लो, मुझे उसमें ही बहुत खुशी है। शांति गुस्से से घर से चली जाती है और अगले ही दिन पूनम उसके घर अपनी बहू के साथ ये सोचकर जाती है कि वो कुछ चाय नाश्ता करा देगी, लेकिन शांति कल से गुस्से में थी। उसने पूनम और उसकी बहू के आने पर कुछ नहीं बनाया और ना ही उनसे पूछा कि क्या बनाना है। तभी पूनम बोलती है, शांति, आज खाने के लिए कुछ नहीं बनाया क्या तूने? दही भल्ले पापड़ी बना लेना, बहुत दिन हो गए हैं। हाँ, मैं तो यहाँ दुकान खोल कर बैठी हूँ ना, दही भल्ले ला, छोले भटूरे ला, ऑर्डर पे ऑर्डर देती रहती है तू तो बस। अरे भगवान ने तुझे भी हाथ पैर दिए हैं, खुद भी बना लिया करो, यूँ नहीं कि कभी खुद भी कुछ बना कर खिला दे। चलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इन्होंने हमारी इंसल्ट कर दी, चलो घर चलते हैं। वैसे भी हम खुद बना सकते हैं, इनके मोहताज नहीं है कि ये हमें बना बना कर दे। हाँ बहू, बात तो तू ठीक कह रही है, चल चलते हैं। मम्मी जी, आप परेशान मत हो, आज से ही मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज बनाऊंगी। निक्की रोज घर पर ही एक अच्छी रेसिपी बनाकर अपनी सास के साथ खाया करती, जिससे उसकी सास को बाहर के खाने से भी ज्यादा अच्छा खाना घर पर खाने को मिलने लगा। और एक दिन निक्की YouTube पर अपना चैनल बनाकर उस पर अपनी रेसिपी शेयर करने लगती है। लोगों को उसकी रेसिपीज अच्छी लगने लगी, जिससे उसके सब्सक्राइबर मिलियन तक पहुंच गए। अब उसका घर बैठे फायदा भी हो गया और पैसे भी आने लगे और इसी बहाने दोनों सास बहू की चटोरी जीभ का स्वाद भी बना रहा। साधना एक बहुत ही सुलझी और सीधी लड़की थी, लेकिन उसका मन बस कृष्ण भक्ति में ही लगता था। उसकी एक ही इच्छा थी कि अगर उसकी किसी से शादी हो तो उसका नाम कृष्णा हो। ऐसे ही एक दिन साधना की माँ मीरा उससे बोलती है, साधना बेटा, जब देखो तब तू पूजा पाठ में लगी रहती है, तेरी उम्र की लड़कियां तो पब जाती हैं, डिस्को जाती हैं, और तू? माँ, मुझे इसी में आनंद आता है, मुझे पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। बेटा, तेरे लिए ना एक बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आया है, कल वो लड़का तुझे देखने आ रहा है। माँ, ये बताओ कि लड़के का नाम कृष्णा तो है ना? मैं तो शादी तभी करूँगी जब लड़के का नाम या तो कृष्ण हो या फिर कृष्णा। कैसी पागल लड़की है तू, कृष्ण की इतनी दीवानी है कि ये तक नहीं पूछा कि लड़का क्या करता है, क्या कमाता है, बस ये जानना है इनको कि लड़के का नाम क्या है। माँ बताओ ना, आप नहीं बताओगी तो मैं परेशान हो जाऊंगी। हाँ बेटा, उसका नाम कृष्णा शर्मा है और वो शाम को तुझे देखने आ रहा है, तो तू अच्छे से तैयार हो जाना। शाम हो जाती है और कृष्णा साधना को देखने के लिए उनके घर आता है, जिसके बाद वो उसे देखते ही पसंद कर लेता है। कुछ ही समय के बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद कृष्णा साधना से कहता है, साधना, बताओ तुम्हें कहाँ घुमा के लाऊं? हम कोई अच्छी सी जगह चलते हैं, कितने दिन हो गए हैं ना, हम कहीं घूमने ही नहीं गए। या तो तुम घर का काम करती रहती हो या किसी पुजारन की तरह जब देखो मंदिर में घुसी रहती हो। मथुरा चलते हैं, वहाँ की जन्माष्टमी बहुत मशहूर है और मैं ना कभी मथुरा नहीं गई, कितना मजा आएगा। यार कैसी लड़की हो तुम, लोग गोवा जाते हैं, शिमला जाते हैं
और तुमको मथुरा जाना है। सारा मूड खराब कर दिया, कहीं नहीं जा रहे हम। कृष्णा का ऐसा स्वभाव देखकर साधना सब समझ जाती है कि नाम कृष्णा होने से कोई कृष्ण का भक्त नहीं होता। ऐसे ही साधना की शादी को 4 साल पूरे हो जाते हैं। सब कुछ ठीक ठाक यूं ही चलता है, पर अभी तक उसकी कोख सूनी थी। ऐसे ही एक दिन कृष्णा साधना से बोलता है, तुम सारा दिन इस मूर्ति की पूजा में लगी रहती हो, तुम्हें आज तक कुछ मिला भी है या नहीं? मुझे कृष्ण भक्ति में सुकून मिलता है और मजा भी आता है। साधना, मुझे पता होता कि तुम ऐसी हो तो मैं तुमसे कभी शादी ही नहीं करता। मैं सारा काम करती हूँ, तुम्हारी कितनी सेवा करती हूँ। अगर बचा हुआ टाइम मैं भक्ति में लगा लूँ तो क्या गलती है। तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। इतना कहकर वो अपने काम के लिए निकल जाता है और कुछ ही घंटों के बाद साधना को एक कॉल आता है। हेलो मिसेस, आप साधना बात कर रही हो? हाँ, मैं साधना बात कर रही हूँ। आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, वो बहुत सीरियस है। आप जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। साधना भागी भागी हॉस्पिटल जाती है और नर्स को देखकर बोलती है, नर्स, कहाँ है कृष्णा? कैसे है वो? देखो, मुझे उनसे मिलना है, प्लीज बताइए ना। देखिए, उनकी हालत बहुत खराब है, आप उनसे अभी नहीं मिल सकती। साधना कृष्ण जी की मूर्ति को वहीं साइड में रखकर उनकी पूजा में लग जाती है और कहती है, हे कृष्ण, अब आप ही सहारा हो मेरा सुहाग बचा लीजिए। जिसके बाद साधना लगातार सुबह से शाम तक पूजा करती है और तभी कृष्णा को होश आ जाता है और वो डॉक्टर से कहता है, थैंक्स डॉक्टर, आपने मुझे बचा लिया। थैंक्स मुझे नहीं, अपनी वाइफ को बोलिए, जो सुबह से रात तक कृष्ण पूजा में लगी रही। मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। प्लीज मेरी बीवी को बुला दीजिए, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। मैंने आज तक बहुत गलतियाँ की हैं, मैं अब वो सुधारना चाहता हूँ। इतने में साधना कृष्णा से मिलने आती है और उसे गले लगा लेती है। जिसके बाद कृष्णा बोलता है, मुझे माफ कर दो साधना, मैंने तुम्हें कितना भला बुरा कहा, लेकिन तुमने मुझे कभी पलट के जवाब तक नहीं दिया। तुम कितनी अच्छी हो ना, और मैं नादान था जो ये सब समझ ही नहीं पाया। आप मेरे पति हैं, प्लीज मुझसे माफी मत मांगिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ, इस बार हम कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा चलेंगे। आप सच बोल रहे हैं? पर आपको तो ये सब पसंद नहीं है। मुझे समझ आ गया है कि श्रद्धा कितनी जरूरी है। कृष्णा वादे के अनुसार साधना को लेकर मथुरा जाता है, जहाँ पर वो सभी मंदिरों के दर्शन करते हैं और मिलकर बहुत घूमते हैं। इतना ही नहीं, वो मथुरा की जन्माष्टमी का बखूबी आनंद लेते हैं और श्री कृष्ण भगवान के जन्म के वक्त उन्हें झूला भी झुलाते हैं। जिसके बाद कृष्णा बोलता है, वाह, क्या सुंदर जगह है, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। बोला था ना, आप एक बार आओगे तो आपको ये जगह बहुत पसंद आएगी। तुम सही कहती हो, मैंने ही गलती कर दी यहाँ पहले ना आकर। दोनों पति पत्नी घूम ही रहे होते हैं कि तभी साधना को किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो अपने चारों तरफ अच्छे से देखती है तो उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ती है, जो कि सड़क के किनारे जमीन पर एक कपड़े में लिपटा हुआ था और जोर जोर से रो रहा था। साधना बच्चे के पास जाकर उसे उठा लेती है और अपने सीने से लगाकर चुप करवाती है। कुछ ही देर के बाद वो बच्चा शांत होकर सो जाता है। जिसके बाद साधना कृष्णा को बोलती है, सुनो, ये बच्चा अकेले सड़क पे पड़ा हुआ रो रहा था। पता नहीं कैसे लोग हैं, अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर चले गए। देखो कितना मासूम बच्चा है, और ये तो बहुत छोटा है। कितना प्यारा है ना। पता नहीं ऐसी कौन सी माँ है जो अपने इतने छोटे से बच्चे को ऐसे सड़क पे छोड़ के चली गई। साधना और कृष्णा मिलकर उस बच्चे के माँ बाप को बहुत ढूंढते हैं, पर उन्हें किसी की कोई खबर नहीं मिलती। जिसके बाद उन्हें एक पंडित जी मिलते हैं, जो उनसे कहते हैं, क्या हुआ, आप दोनों क्यों परेशान हो? देखिए ना पंडित जी, ये बच्चा हमें रास्ते में मिला है और कोई भी नहीं बता रहा है कि ये बच्चा है किसका। यजमान, अगर इस बच्चे के माता पिता नहीं मिल रहे तो आप ही इस बच्चे को पनाह दे दीजिए। अरे इसकी जिंदगी संवर जाएगी। इतना बोलकर पंडित जी जाने लगते हैं और जाते हुए अचानक एक मोर पंख वहीं पर ही छोड़कर चले जाते हैं, जिसे साधना देख लेती है। वो पंडित को फिर से देख पाती, इतने में पंडित जी वहाँ से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद साधना कृष्णा को बोलती है, सुनो,
मैं कहती हूँ इस बच्चे को हम पाल लेते हैं। साधना, ये कैसी बात कर रही हो तुम? ये बच्चा हमारा नहीं है, हम इसको कैसे पाल सकते हैं? सुनिए जी, ये बच्चा भगवान कृष्ण का इशारा है, हमें इस बच्चे को पालना चाहिए। तुम समझती क्यों नहीं हो साधना? बचपना मत करो। हमारा ऐसे जन्माष्टमी पे आना और ऐसे बच्चे का सड़क पे अकेले रोते हुए मिलना भगवान का इशारा ही तो है। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूँ। आज से इस बच्चे की परवरिश हम करेंगे और इसे हर साल यहाँ जन्माष्टमी दिखाने लाएंगे। आखिर ये बच्चा हमें कृष्ण भगवान ने तोहफे में ही तो दिया है, कृष्ण जी के दर्शन करने तो बनते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। कृष्णा साधना की बात मान लेता है और वो दोनों बच्चे को लेकर वापस अपने घर लौटते हैं, जिसके बाद साधना और कृष्णा मिलकर उस बच्चे का नाम मुरली रखते हैं और दोनों मिलकर उस बच्चे को बिल्कुल एक माँ बाप की तरह प्यार करते हैं। इतना ही नहीं, साधना और कृष्णा मिलकर श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं और मुरली का भी अच्छे से ध्यान रखते हैं और हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। मायावती घर में दो बहुओं के आने का सुख भोग रही थी। तभी एक दिन किचन से जोर की आवाज आती है तो वो दौड़ती हुई वहाँ जाती है और देखती है कि उसकी छोटी बहू वान्या स्टील के बर्तनों को जोर जोर से जमीन पर पटक रही है। ये देखते हुए मायावती कहती है, ये क्या कर रही है छोटी बहू? मैं क्या कर रही हूँ? बुढ़ापे में आँखियाँ कमजोर हो गई हैं क्या सासू माँ? दिख नहीं रहा, बर्तन पटक रही हूँ। वो भी फालतू में। अरे नासपिटी, दिख रहा है तभी पूछ रही हूँ, क्यों इन बर्तनों की जान निकाल रही है? क्योंकि जेठानी जी कह रही हैं अब से इन स्टील के बर्तनों का घर में कोई काम नहीं, क्योंकि वो खाने के लिए नया डिनर सेट जो लेकर आई हैं। बताओ, ये स्टील के बर्तन मेरी नानी ने मुझे शादी में तोहफे में दिए थे और ये कहती हैं अब ये किसी काम के नहीं। अरे किसी काम के नहीं तो तू इन्हें जमीन पर पटक कर बजाने लगेगी क्या? क्या छोटी सी बात का गुस्सा इतना शोर मचा कर निकाल रही है? तो क्या करूँ, इन्हें उठाकर बाहर फेंक दूँ? अच्छा तो यही रहेगा, क्योंकि तुमने बर्तन बजा बजा कर मेरे सर का दर्द बढ़ा दिया है। सासू माँ, इससे कह दो शांति से काम करना है तो कर ले, नहीं तो अपने कमरे में जाकर बैठी। अपनी जेठानी की ये बात सुनकर वान्या गुस्से में और जोर जोर से बर्तन पटकने लगती है। आरती शोर से परेशान होकर अपना सर पकड़ लेती है और कुछ ही देर में बेहोश होकर गिर पड़ती है। ये देखकर वान्या हाथों में पकड़ी थाली अपने ही पैर पर गिरा लेती है। आई माँ, लग गई। अरे अपनी छोड़ो और इसे देख, अचानक कैसे बेहोश हो गई। जेठानी जी उठिए, क्या हो गया आपको? अरे वो बेहोश है, सो नहीं रही जो उठिए उठिए चिल्ला रही है। पानी ला, पानी। वान्या जल्दी से इधर उधर देखते हुए पानी से भरा जग उठाकर उसका पूरा पानी आरती के मुंह पर डाल देती है। तभी आरती के होश में आने पर वो अपना सर पकड़ लेती है। जेठानी जी, आप ठीक तो है ना? ऐसे अचानक से कैसे बेहोश हो गई? अरे परे हट, तुझे पानी छिड़कने को कहा था, उसे नहलाने को नहीं। बहू, तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? सासू माँ, सर में बड़ा तेज दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है सर अभी फट जाएगा मेरा। चल चल, तू अपने कमरे में चलकर आराम कर ले, मैं तुझे सर दर्द की गोली दे देती हूँ, ये सारे बर्तन समेट लेगी। इतना कहकर वो आरती को उसके कमरे में लेकर जाती है और दवाई देकर आराम करने को कहती है। समय बीतता है। एक शाम जब आरती का पति मोहित ऑफिस से लौटता है तो देखता है कि आरती एक हाथ से अपना सर पकड़कर बैठी है। क्या हो गया, तबीयत ठीक नहीं क्या? मोहित, देखिए ना, दोपहर में जब से मैं सोकर उठी हूँ ना, तब से पता नहीं क्यों मेरे आधे सर में बड़ा दर्द हुए जा रहा है। अभी जितना दिमाग होगा उतना ही तो दर्द करेगा ना। यहाँ बीवी सर पकड़ के बैठी है और इस भद्दे आदमी को मजाक सूझ रहे हैं। अरे यार, तो पेन किलर ले लो। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ मायावती आकर कहती है, अरे बहू, सर दर्द में कुछ आराम हुआ? कहाँ से सासू माँ, जब से आए हैं तब से तो और बढ़ गया। मोहित, जा बहू को डॉक्टर के पास ले जा, अभी हफ्ते भर पहले ही किचन में बेहोश हो गई थी, होश में आई तो सर पकड़ कर बैठ गई, आज फिर से सर दर्द की शिकायत बता रही है, तो एक बार डॉक्टर को दिखा ला इसे। ठीक है माँ। आरती की सर दर्द की प्रॉब्लम के लिए अगले दिन मोहित आरती को लेकर हॉस्पिटल जाता है, जहाँ डॉक्टर उसकी जांच करके कहता है, तो आरती जी, ये सर दर्द की दिक्कत आपको कब से है? डॉक्टर, कभी कभी तो ज्यादा शोर से और कभी कभी किसी बात से इरिटेट होके सर इतना दर्द होने लगता है ना
लेकिन कुछ दिनों से तो ये दर्द बढ़ता ही जा रहा है और कभी कभी तो मेरा आधा ही सर दुखता है। और हाँ, एक दिन तो मैं बेहोश भी हो गई थी। देखिए, कभी कभी सर में दर्द होना मामूली बात है, लेकिन बार बार और तेज सर दर्द माइग्रेन का कारण बन सकता है। मतलब आरती को माइग्रेन हुआ है? बिल्कुल नहीं, लेकिन हो सकता है। इसीलिए मैं कुछ दवाइयाँ लिख के देता हूँ, उन्हें लेते रहिएगा और अपने माइंड को हेल्दी रखने के लिए स्ट्रेस ना लें और सबसे जरूरी मानसिक शांति के लिए योगा और मेडिटेशन को अपनाएं। चेकअप के बाद दोनों घर आ जाते हैं और घर वालों को मोहित सारी बात बताता है। अच्छा, तो बहू को सिर दर्द की बीमारी हो गई है? सासू माँ, बीमारी हुई नहीं है, बस माइग्रेन के थोड़े बहुत लक्षण हैं। तुम्हें बड़ा पता है कि माइग्रेन कोई छोटी बीमारी नहीं है। इस सिर दर्द की वजह से मैं मर गई तो? अरे जेठानी जी, आप जैसे लोगों की भगवान को भी कोई जरूरत नहीं है, तो ज्यादा चिंता मत करो। मेरी बीमारी के बारे में जानकर तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है ना? मैं सब समझती हूँ। माइग्रेन हो सकता है, ये बात सुनकर आरती डर जाती है, जिसके बाद वो समय से अपनी दवाई लेती और बाकी घर वाले भी उसका खास ख्याल रखते हैं। वान्या भी घर का काम ज्यादातर खुद ही किया करती। और एक शाम, छोटी बहू, आकाश से तेरी बात हुई? कहाँ सासू माँ, अब जेठानी जी तो अपने सर दर्द की बीमारी के चलते काम को हाथ लगाती नहीं। घर के कामों से मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती, तो उनको फोन कैसे करूँ? ऐसा तो कुछ नहीं है, शाम के बर्तन तो मैं ही घिस के गई थी। जेठानी जी, 2 प्लेट साफ करने को बर्तन धोना नहीं कहते। अरे तुम दोनों चुप हो जाओ। 2 दिन बाद तुम्हारे ससुर जी की बरसी है, तो शांति पाठ रखवाया है मैंने घर में। हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया था। पंडित जी ने पाठ के साथ साथ हवन के लिए भी बोला है और हाँ, सामग्री की लिस्ट भी भिजवा दी है, इसीलिए तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। सुन रही हो ना दोनों? बरसी की पूजा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी सासू माँ। अगले दिन आरती अपना कमरा साफ कर रही होती है तो देखती है कि हवन सामग्री की लिस्ट मोहित घर ही भूल गया है, जिसे वो अपनी सास को देने हॉल में आती है। हाय राम, कल सामान की जरूरत है और ये नालायक पर्ची ले जाना भूल गया। एक काम करो, तुम दोनों बाजार जाकर सामान ले आओ। इतनी धूप में कहीं बाहर गई तो गर्मी के मारे फिर से मेरे सर में दर्द न होने लगे। कैसे मना करूं? ओ जेठानी जी, क्या सोचने लगी? चलिए। सासू माँ, वो सुबह से ना सर बहुत भारी हो रहा है और इतना कहकर वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। उसकी सास पानी की छींटे मारकर उसे होश में लाकर कहती है, बहू, फिर से सिर दर्द चालू हो गया क्या? हाँ सासू माँ, सुबह थोड़ा था, मैंने बताया नहीं पर। तू आराम कर, छोटी बहू ले आएगी सामान। अरे मैं कोई पहलवान लग रही हूँ क्या, जो इतना सारा सामान अकेले ले आऊंगी? और फिर अभी तो जेठानी जी अच्छी भली खड़ी थी। अरे जानती है ना उसे बीमारी है। फिर इस तरह आरती अपनी बीमारी का सहारा लेकर धूप में जाने से बच जाती है और बरसी की पूजा की तैयारी का सारा काम वान्या के पल्ले पड़ जाता है। जैसे तैसे पूजा निबटती है। सास भी छोटी बहू को ज्यादा मेहनत करता देखती, पर बड़ी बहू की बीमारी के कारण उसे कुछ नहीं कहती। एक रोज जब वान्या टेबल साफ कर रही होती है, तभी सोफे पर बैठी आरती से उसकी सास कहती है, बड़ी बहू, माना तो बीमार है, लेकिन कम से कम झाड़ू तो लगा ही सकती है। मैं कोई ना अपनी खुशी से खाली नहीं बैठती हूँ। सिर दर्द से परेशान हूँ इसलिए बैठ जाती हूँ, और अभी मेरे सिर में दर्द थोड़ा कम है। लाओ, लगा देती हूँ झाड़ू। इतना कहकर वो झाड़ू लेने स्टोर रूम की तरफ जाने लगती है और जानबूझकर बेहोशी का नाटक कर गिर जाती है। उसकी सास उसे संभालने के लिए बढ़ती है। तभी वान्या मन में कहती है, ये जेठानी जी की बीमारी तो हद पार कर रही है। सासू माँ, रुक जाओ, पड़े रहने दो जेठानी जी को ऐसे ही। सर दर्द के कारण बेहोश हुई है ना, तो जब सर दर्द चला जाएगा तो खुद ही होश में आ जाएंगी। अरे बहू, पर सही कह रही हूँ सासू माँ। अरे सोफे पर तो भली चंगी बैठी थी, 4 कदम क्या चली, बेहोश हो गई। अभी बेहोश हो गई है तो ठीक है ना, होश आएगा तो अपने आप उठ जाएंगी। ये वन्या की बच्ची कुछ ज्यादा ही बोल रही है। अब मैं क्या ऐसे ही फर्श के ऊपर पसरी रहूं? तभी मोहित घर आता है तो आरती को यूं फर्श पर पड़ा देखकर उसे गोद में उठाकर सोफे पर बैठाकर कहता है, अभी आंखें खोलोगी या होश में लाने के लिए डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। देखा सासू माँ, ठीक हो गई जेठानी जी की बीमारी। आरती, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, थोड़ा सा माइनर सर दर्द है, जैसा कि डॉक्टर ने कहा था। और नहीं तो क्या, आपकी बीमारी के चक्कर में मैं काम करते करते मरीज हो गई। मानती हूँ जेठानी जी कि आपको माइग्रेन होने का डर सता रहा है, लेकिन इस डर से आप ऐसी हरकत करेंगी क्या? सभी आरती को समझाते हैं, जिसके बाद उसका डर थोड़ा दूर होता है।
समय बीतता है। आरती लगातार अपनी दवाइयाँ लेती है, जिससे उसके डर के साथ उसका सर दर्द भी हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। रिहाना अपने पति अबीर के साथ समुद्र के किनारे घूमने जाती है, जहाँ रिहाना अबीर के साथ शाम के समय हाथ में हाथ डाले समुद्र के किनारे बैठी थी। तभी अबीर रिहाना से कहता है, रिहाना मैं बहुत खुश हूँ कि उस दिन हम दोनों ने सही फैसला लिया, नहीं तो आज हम साथ नहीं होते। हाँ अबीर, सही कहा। सब लोगों के इतना कहने के बावजूद भी हमने अपने दिल की बात सुनी और अपने रिश्ते को चुना। इतना कहकर दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं और फिर अपने घर चले जाते हैं। रात के समय अबीर रियाना की गोद में सर रखकर सो रहा होता है। तभी रियाना उसके बालों को संवारते हुए बीते पलों को याद करने लगती है, जब वो पहली बार अबीर से अपने दोस्त की शादी में मिली थी। रियाना अपने परिवार के साथ अपनी दोस्त अर्चना की शादी में जाती है, जहाँ सभी लोग कार से उतरते हैं। रियाना के पिता कार को लॉक करके आगे चले जाते हैं। जैसे ही रियाना अपने परिवार के पीछे जाने लगती है, तो वो देखती है कि उसका दुपट्टा कार के दरवाजे में फंस गया है। तो वो अपना दुपट्टा जैसे ही खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं निकलता। तभी उसके पास अबीर आता है और कहता है, हेलो मिस, रुकिए, ये क्या कर रही हैं? आपका दुपट्टा खराब हो जाएगा, रुको मैं हेल्प करता हूँ। अबीर रियाना के थोड़े करीब आता है और उसके बालों में लगा हुआ हेयर पिन निकालता है, जिसकी मदद से वो कार का दरवाजा खोल देता है और रियाना का दुपट्टा निकालकर उसे देता है और कहता है, अब आप आराम से पार्टी एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आज सभी लोग आपको दुल्हन समझ लें। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। बुरा ना माने तो हम दोस्त बन सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं। वाओ, थैंक्स मिस। रियाना शिखावत। अबीर गोइंका, ये नंबर है, जब फ्री हो कॉल कर लेना। इस तरह अबीर और रियाना की दोस्ती हो जाती है और दोनों को पहले ही नजर वाला प्यार हो जाता है। दोनों की बातें और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है और एक दिन रियाना और अबीर एक दूसरे से प्यार का इजहार कर देते हैं, जिसके बाद दोनों अपने इस रिश्ते के बारे में अपने घर वालों को बताते हैं और दोनों के परिवार वाले आपसी रजामंदी से रिश्ते को पक्का कर देते हैं। और कुछ समय बाद रियाना और अबीर शादी के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। शादी के बाद रियाना भी अच्छी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियों को निभाती है और साथ ही साथ नौकरी भी करती है। वहीं अबीर भी एमएनसी कंपनी में जॉब करता है। दोनों अपने काम में इतना ज्यादा बिजी रहने लगते हैं कि एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पाते। ऐसे ही एक दिन रियाना अबीर को कॉल करके कहती है, सुनिए, आज आप जल्दी घर आ जाना, हम बाहर कैंडल लाइट डिनर के लिए चलेंगे। शाम हो जाती है पर अबीर अब तक घर नहीं आया था। रियाना को इंतजार करते करते रात के 12 बज जाते हैं। तभी अबीर नशे की हालत में लड़खड़ाता हुआ घर आता है और कहता है, सॉरी डार्लिंग, सॉरी डार्लिंग, आज थोड़ी ज्यादा होगी, सॉरी डार्लिंग। अबीर, ये क्या मजाक है? तुम नहीं जाना चाहते थे तो मना कर देते। ये क्या हाल बनाकर आए हो तुम अपना? अरे यार, तुम हमेशा इतने सवाल क्यों करती हो? जाना है तो चलो, नहीं तो यहीं मरो। जुबान संभाल कर बात करो अबीर। बीवी हूँ तुम्हारी मैं, नौकरानी नहीं। इतनी मुश्किल से तुम्हारे लिए टाइम निकालती हूँ और तुम बाहर से ही फुल टाइट होकर आते हो। अरे रे, इतनी मेहरबानी बीवी साहिबा। अपने काम में इतना मगन होती हो कि पता भी नहीं होता पति भूखा है या पेट भरा है। महीना महीना तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं करती और एक दिन टाइम देकर अच्छाई की मूर्त बन रही हो। हाँ, तुम तो जैसे सारा दिन ही मेरे आगे पीछे घूमते हो, मेरी सेवा करते हो, है ना? हद है यार, एक तो टाइम दो, ऊपर से इनकी बातें भी सुनो। अरे जाओ, नहीं चाहिए तुम्हारा टाइम, अकेले ही खुश हूँ। रियाना वहाँ से चली जाती है और अबीर जैसे ही उसके पीछे जाने लगता है तो वो नशे की हालत में वहीं गिर जाता है और सो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो सुबह के 11 बज रहे होते हैं। वो उठकर सोफे पर बैठता है। यहाँ उसे टेबल पर एक खत मिलता है जो कि रियाना ने लिखा था। जब संभलती नहीं है तो पीते क्यों हो? जा रही हूँ मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए।
अकेले खुश रहना तुम। अब खुद बनाओ और खुद खाओ। मैं चली अपने मायके। ये सब पढ़कर अबीर का गुस्सा और बढ़ जाता है। जैसे तैसे वो तैयार होकर अपने ऑफिस जाता है तो वहीं रियाना भी अपने मायके पहुंच जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। वहीं शाम को अबीर अपने दोस्त को घर बुलाकर पार्टी करता है और तस्वीरें लेकर रियाना को भेजता है। इसी के साथ एक मैसेज भी लिखकर उसे सेंड करता है। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, जा रह ले अपने मायके में, अब तू मेरी पार्टी के वीडियो देखेगी। अच्छा हुआ जो तुम खुद चली गई, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के देकर खुद निकाल देता इस घर से, मेरी जिंदगी को जहर बनाने वाली औरत। मैसेज पढ़ते ही रियाना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो अपनी माँ को इस बारे में बता देती है, जिस पर उसकी माँ कहती है, अरे मैं तो पहले ही कहती थी वो लड़का तेरे लायक नहीं है, पर नहीं, तुझे तो लव मैरिज का भूत सवार था। अब हो जा खुश, अभी भी वक्त है, तलाक दे दे उसे और अलग हो जा, इसे तेरी कोई फिक्र नहीं है। अपनी माँ की कही हुई बातें सुनकर रियाना कोर्ट में अबीर से डाइवोर्स के लिए केस फाइल करवा देती है और डाइवोर्स पेपर अबीर के घर भेज देती है। जैसे ही अबीर को पेपर मिलते हैं वो रियाना को कॉल करता है और रियाना कहती है, हेलो मेरे पतिदेव, तोहफा मिल गया आपको मेरा, उम्मीद है काफी पसंद आया होगा। ये क्या मजाक है रियाना, डिवोर्स के लिए? जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार तुम हो। और हाँ, मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ बल्कि तुम्हें बता रही हूँ कि मैं फैसला ले चुकी हूँ। कल कोर्ट में मिलते हैं। अगले दिन दोनों कोर्ट में जाते हैं जहाँ जज साहब उन्हें कहते हैं, देखिए मैं फिर से कहता हूँ, आप दोनों के पास अब भी मौका है अपने रिश्ते को बचाने का। वही तो मैं कह रहा हूँ माय लॉर्ड कि हम इस झगड़े को बात करके सुलझा सकते हैं। अच्छा, आज तुम्हें बात करना याद आ रहा है? तब कहाँ थे जब मैं सारी रात जाकर तुम्हारा वेट करती थी? कितने दिन भूखी रहती थी क्योंकि तुम कभी टाइम पर घर नहीं आते थे और ना ही साथ बैठकर खाना खाते थे। अपने काम में इतना मगन थे कि मुझे भूल ही गए। जरा खुद से पूछ कर देखो, क्या जो तुम कह रही हो वो सब सच है? क्या बस मैं ही तुम्हें भूला था? तुम मुझे अपना कितना टाइम देती थी ये बताओ। जब तुम्हारा दिल किया तुम पास आ गई, जब दिल किया तब दूर चली गई। अरे यार, सच तो ये है कि हम दोनों ही अपने काम में इतना बिजी थे कि हम भूल गए थे कि काम के अलावा भी हमारी जिंदगी है जिसे हमें मिलकर जीना है। अबीर की ये बात सुनकर रियाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो झट से उसके गले लग जाती है। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे कोर्ट से बाहर जाते हैं और डाइवोर्स नहीं लेते। ये सब सोचकर रियाना की आंखों में एक बार फिर आंसू आते हैं और अब वो अबीर के माथे को चूमकर मन ही मन में कहती है, आई लव यू अबीर, मैं तुम्हें खुद से कभी दूर जाने नहीं दूंगी। किसी ने सच कहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उस दिन वो डिवोर्स वाली बात ना होती तो शायद मैं कभी समझ ही नहीं पाती कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।